अस्सलाम वालेकुम, मैं सामा नूर हूँ तामीरात टीवी से। आज हम जिनका इंटरव्यू करने जा रहे हैं वो दोनों इंजीनियर्स हैं और पार्टनर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अपने बारे में आप कुछ बताइए। मेरा नाम नदीम है, सैयद नदीम आरिफ, और मैं EMC पाकिस्तान में डायरेक्टर हूँ और मेरे पार्टनर हैं। मेरा नाम अली असगर है। मैंने भी NED से इत्तेफाक से पास किया है, इन्होंने भी NED से पास किया है। ये EIA एनवायरनमेंटल सेक्टर देखते हैं और मैं इंजीनियरिंग का सेक्टर देखता हूँ। जी सर, ठीक। आपने EMC की बुनियाद कब रखी? देखिए, EMC की बुनियाद जो है वो रखी है 1997 में, और जब से हम इस पे काम कर रहे हैं। इनिशियली हम जो है वो सिर्फ माहौलियात यानी इन्वायरमेंट से रिलेटेड काम हमने शुरू किया था, जो कि आज भी हम कर रहे हैं जी। और रफ्ता रफ्ता फिर उसमें ये हुआ कि लोग आते गए, कारवां बनता गया वाली बात है। अली ने फिर एज आ पार्टनर मेरे साथ ज्वाइन किया एंड फिर हम मुख्तलिफ एरियाज़ में कंसल्टिंग प्रोवाइड करते हैं। लास्ट बड़ा प्रोजेक्ट अभी हमने जो किया है, जो अभी कर रहे हैं रादर, वो तुर्बत का मास्टर प्लान कर रहे हैं। वी आर ऑल्सो डूइंग थर का सारा काम हम कर रहे हैं इस वक्त माशाल्लाह से, वाटर रिलेटेड की बात करें तो ये थोड़ा सा ब्रीफ है। बाकी तो बहुत सारे प्रोजेक्ट लाइन में है, वाटर बोर्ड के सारे बहुत सारे काम। सर इसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आपका कौन सा था? इत्तेफाक से थर वाटर मास्टर प्लान हमने किया था। जब पावर प्लांट लगते हैं तो उसमें पानी की अशद ज़रूरत होती है, सो वहाँ एक ज़रूरत थी कि पूरे थर के लिए एक वाटर मास्टर प्लान डेवलप किया जाए। तो वो सिंध कोल अथॉरिटी ने वो प्रोजेक्ट अनाउंस किया। उसमें हमारे साथ बाहर के भी कुछ कंसल्टेंट्स थे, सब ने मिल के वो प्रोजेक्ट हमने किया था। तो हमें तकरीबन 2.5 से 3 साल लगे थे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। लेकिन ये कि उसके समरात आज जो देख रहे हैं कि थर में आप देखिए पावर प्लांट्स लग रहे हैं और काम कर रहे हैं। पॉलिसी हमने बना के दी थी, और क्योंकि थर में कोयले के साथ साथ नीचे पानी भी मौजूद है, उसी पानी को यूटिलाइज़ करते हुए, क्योंकि पावर जनरेशन में पानी की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है कूलिंग टावर्स में और दूसरे यूजेजेस उसके होते हैं। 500 फीट पे या 1000 फीट पे बहुत बड़ा पानी का रखा है, तो क्या उसकी भी आपने रिपोर्ट दी कि उसको? जी, बेसिकली ये उसी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके मुख्तलिफ लेवल्स हैं जिसमें वो पानी मौजूद है, ट्रैप हुआ है कोल के साथ अंडरग्राउंड, और बहुत बड़ी मकदार। आप ये समझिए कि 48% पानी है और 52% कोयला है। इसमें 4-5 कंसल्टिंग कंपनीज ने मिल के ये प्रोजेक्ट लिया, और उसमें ड्रिलिंग कंपनी भी थी, उसमें बाहर की 2 कंपनीज मौजूद थी जो कि स्पेशलाइज्ड, उनका काम ही ये था कि अंडरग्राउंड वाटर की स्टडी करना। हमारी गवर्नमेंट के अदारों को क्या इक़दाम करने चाहिए कि इन्वायरमेंटल जो है वो बेहतर से बेहतर हो, जैसे इमरान खान दरख्तों पे जोर दे रहे हैं? जी हाँ, दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। आई थिंक मेरा ख्याल है कि हमें एक कंसर्टेड एफर्ट की ज़रूरत है, और उस में ये है कि देयर आर एरियाज़ एनवायरनमेंट में ना, जैसे एयर एमिशंस हैं, वेस्ट वाटर है, हमें हर एरिया को लेकर सेपरेट उसकी स्ट्रेटजी बना के चलना पड़ेगा। हम अभी बहुत ही हेवाए तरीके से हम चल रहे हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि शायद हम कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे हैं। हमारा ना वेस्ट मैनेज हो रहा है प्रॉपर्ली, ना ही हमारा वेस्ट वाटर जो है प्रॉपर्ली ट्रीट हो रहा है, ना ही हमारी एयर एमिशंस जो हैं वो सही हैं। आप देखिए शहर से थोड़ा सा बाहर निकलें तो आपको माहौल बड़ा पुरफ़ज़ा आपको मिलता है, खुली हवा मिलती है, यहाँ शहर में नहीं मिलती। दैट्स द रीज़न। कराची के साहिल के साथ मैंग्रोव की अहमियत पे क्या अफादियत है? देखिए, मैंग्रोव जो हैं वो एक तरह से प्रोटेक्शन है फॉर द सिटी ऑफ कराची। मैंग्रोव्स को अगर आप अपने पास प्रिजर्व करते हैं, सो न सिर्फ ये कि हमारे कराची के लिए वो एक सेफ्टी का काम करते हैं कि इन केस ऑफ एनी नेचुरल कैलामिटी, जो कि कोई भी आप कह लीजिए कोई तूफ़ान आता है या कोई इस तरह की चीज़, तो उसमें इवन बड़ी लहर या सुनामी कहेंगे, उसमें भी वो इट्स अ काइंड ऑफ फर्स्ट डिफेंस। टाउन के लिए भी काफ़ी
रिसर्च किया है, तो उसमें क्या रिसर्च किया आपने? बैरियर टाउन कराची के लिए हमने काम किया था। हमने उसकी इन्वायरमेंटल स्टडी की थी और हमने करके बताया था कि ये कितना इसमें पोटेंशियल है और कहाँ तक ये हम जाएं तो ये प्रोजेक्ट जो है वो फिजिबल रहेगा। वाटर सप्लाई स्कीम कैसे सही हो सकती है? पानी का क्राइसिस कैसे पानी का क्राइसिस हल करने के लिए आपको जो आपके एक तो गवर्नमेंट में बड़ी विल होनी चाहिए इसको सही करने के लिए कि ये कराची का मसला हल करना है। अब जहाँ तक कराची के पानी का मसला है उसके अंदर देखें जो 65 MGD हमने डिज़ाइन किया था वो आधे रास्ते में रोक दिया गया और वो आधा बना हुआ है आधा रुका हुआ है। तो अगर वो भी चल जाता तो हमको 65 MGD पानी मिल जाता और अगर K4 इनिशियली सही डिज़ाइन हो जाता और सही हो जाता तो अब तक पानी पहुंच जाना चाहिए था। प्लस इसके अंदर सबसे बड़ी वजह यह है कि जो हमारा पुराना सिस्टम जो डला हुआ है उसकी सफाई और उसकी मेंटेनेंस नहीं हो रही। आप बार बार सुनते हैं कि एक वहाँ पर धाबेज स्टेशन के पास पानी की लाइन बस्ट हो गई। जब वो बस्ट होती है तो ये क्यों होती है और इसका रेमेडी क्या है उनको सबको पता है, लेकिन वहाँ पर ये सही नहीं हो रहा। तो आपने एक पॉलिसी बनानी है कि यू हैव टू रेक्टिफाई, उसको सही करने का इनिशियली टास्क देना चाहिए, उसका हार्ड उसके ऊपर कमांड एक्शन होना चाहिए वहाँ। प्लस यहाँ का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है कराची का, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली कराची, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बिल्कुल नाकार हो चुका है। आबादी जो है इतनी बढ़ चुकी है, उसके हिसाब से इन्होंने पानी की लाइनें और पानी की सप्लाई सही नहीं हो रही। अब पानी की सप्लाई ना सही होने की वजह से जब पानी का टैंकर मंगाया जाता है तो उसकी कीमत जब वो इतनी ज़्यादा है तो वो वाटर माफिया जन्म ले लेता है उसी वजह से आपको। तो आपने एक मुरवजा पॉलिसी बनानी है कि जिसके अंदर ना करने वाले को सज़ा दी जाए और करने वाले को जज़ा दी जाए। आपने इस सिस्टम को रेक्टिफाई करना है फेज़ वाइज हर सेक्टर को। गवादर के अंदर मैं पानी के लिए काम कर रहा हूँ 2012 से। गवादर में पहले पानी का बहुत क्राइसिस था, सवार डैम से पानी पहुँचाया था इसको गवादर को। तो पहले तो गवादर में पानी 15 से 20 हज़ार रुपये टैंकर था, फिर 40 हज़ार रुपये टैंकर तभी चला गया था। अब ये हालत है कि गवादर में रोज़ाना की बुनियाद पर आप क्या कहते हैं 25 लाख गैलन आपको वहाँ सप्लाई हो सकता है, होता है, अभी होता है ना। गवादर में पानी की किल्लत नहीं है ऐसे। और अगर गवादर में ये ड्रेनेज वाला सिस्टम और सीवेज को यूटिलाइजेशन प्लान भी हमने बना कर दिया है उनको, अगर सारी चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाती है और आर ओ प्लांट भी लग जाते हैं उनके 2 हिस्सों में, तो मेरा नहीं ख्याल कि गवादर में फिर आपको इतनी पानी की ज़रूरत महसूस होगा। जब बाहर के ममालिक में इस पानी को बार बार रिसाइकिल किया जाता है और रिप्लेनिश किया जाता है और रिप्लेनिश करके वो उसको यूज़ करते हैं। और इसी तरह से आप कह लीजिए कि वो सिर्फ उसको मेकअप वाटर उसमें डालना होता है। यानी अगर सपोज़ 10 MGD कहीं की रिक्वायरमेंट है और ट्रीट करने के बाद वो 8 MGD रह जाता है तो 2 MGD सिर्फ चाहिए होगा, बजाय इसके कि आप 10 MGD नया सप्लाई करें। सो पानी का यूजेज भी कम हो जाता है इस तरह रिसाइकिल करने से, रीयूज़ करने से। और आप वाटर एक रिसोर्स है और स्कैर्स रिसोर्स है जो कि आहिस्ता आहिस्ता डिप्लीट हो रही है, ख़त्म हो रही है। सर, सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो सिंध में काफ़ी काम कर रही है और हर पहलू पे काम कर रही है, तो आपकी नज़र में उनको मज़ीद क्या इक़दाम करने चाहिए? देखिए, मैं काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ इन लोगों के साथ और मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि शायद अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट को सीरियस नहीं लिया और मेरे ख्याल में जो रिसोर्सेज इस डिपार्टमेंट के पास होनी चाहिए वो अभी नहीं इनको मिली हैं। जब तक रिसोर्सेज नहीं होंगी तो वो फिर अपने काम जो भी हैं वो किस तरह अंजाम देंगे। सो मेरे ख्याल सबसे पहले तो इनको रिसोर्सेज मिलनी चाहिए। रिसोर्सेज मेरी मुराद ये है कि मैन पावर, ट्रेन मैन पावर, फिर ये कि आपको जाने आने के लिए इवन गाड़ियाँ, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें भी रिक्वायर्ड होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हों, इक्विपमेंट, लैब इक्विपमेंट, टेस्टिंग इक्विपमेंट के जिससे वो टेस्ट कर सकें। बट अबव ऑल आई थिंक ट्रेन मैन पावर।
अभी भी है, कुछ लोग हैं वो आर हाईली एजुकेटेड, जैसे डीजी साहब हैं इनके डायरेक्टर जनरल, करंट डायरेक्टर हैं नईम अहमद मुगल साहब हैं, हाईली रिस्पेक्टेबल एंड ट्रेंड पर्सनल जो अपने एरिया में बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। उनके साथ और भी ट्रेंड लोग हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, बट स्टिल जो नए आने वाले लोग हैं आई बिलीव उनको ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है और एक्सपीरियंस की भी थोड़ा सा। बाकी ये कि जहाँ तक आपने कहा कि किस एरिया में किस तरह करना चाहिए, एरिया से देखिए एनवायरनमेंट, मैंने जैसे कहा कि इज़ एवरीथिंग ऑल अराउंड अस इज़ एनवायरनमेंट, सो बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। तो बट EPI आई थिंक अपना काम जो है बहुत अच्छी तरह जानता है और कोशिश कर रहा है। आपके तवस्सुस से शायद कि तेरे दिल में उतर जाए उनकी बात, ये पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसके अंदर हुकूमत के लेवल पर कोई थिंक टैंक के अंदर कोई इंजीनियर शामिल नहीं है। और आपके थिंक टैंक के अंदर जब इंजीनियर शामिल ना हो, सिर्फ फाइनेंस वाले और वकला शामिल होंगे, तो पाकिस्तान का कोई भी इंजीनियरिंग का और कोई भी तामीराती काम या कोई भी तरक्याती काम पनप सकता ही नहीं है। आप इंजीनियर्स का हक मारेंगे और इंजीनियर को साइडलाइन करेंगे और आप ये चाहें कि मुल्क तरक्की करे, ये नामुमकिनात में से। अमेरिका के अंदर हर पूरे वेस्ट के अंदर हर जगह हुकूमत एक थिंक टैंक होता है। अमेरिका में तो आपने नाम भी सुना, थिंक टैंक वो क्वेश्चन करता है दूसरे ममालिक के सदर से कि आपका विजन क्या है। वो जो विजन क्रिएट करता है वो थिंक टैंक के अंदर दैट ब्रेन इज इंजीनियर्स ब्रेन। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके बड़े अच्छे ख्यालात हैं। इंशाल्लाह हमारी कौम को इस्तिफादा हासिल करने का मौका मिलेगा।